तो यहाँ पे मैं इसको यही छोड़ दूंगा और फिर इसको हम लोग सेव करेंगे। तो मैं पहले कंट्रोल सी करूंगा और पहले मैं शिफ्ट कोलन करूंगा और फिर मैं डब्ल्यू क्यू करूंगा, तो उससे वो डब्ल्यू से राइट करेगा और क्यू से एग्जिट करेगा, तो सेव करके एग्जिट करेगा। तो उसने सेव करके एग्जिट कर दिया और हमारा लॉग उसने हमारा कमिट उसने क्रिएट कर दिया। अगर मैं लेस करूं तो हम लोग अब फीचर b.html को भी देख सकते हैं। और अगर हम लोग गिट लॉग करें अब, तो आप लोग देखेंगे कि जो सबसे लेटेस्ट फीचर है वो मास्टर का पॉइंट हो रहा है और वो था हमारा मर्ज कमिट जो क्रिएट हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली तब होता है जब आपके जो मास्टर है उससे दो लोगों ने एक बार में ही कोड को पुल करते हैं और उसी सेम फाइल पे वो लोग काम करके उसको वापस जोड़ते हैं। तब वो जब वो वापस जोड़ते हैं तो ये होता है कि उन लोगों ने उसी सेम फाइल पे काम किया था और उसी सेम फाइल पे उन लोगों ने काम किया, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं क्योंकि उन लोगों ने डिफरेंट चीजें चेंज की हैं उसी फाइल में, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गिट कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं और हम लोग उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वापस आऊंगा यहाँ पे और स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे ये मास्टर ब्रांच है वो ये है और हमारे फीचर ब्रांचेस थोड़े डिफरेंट हैं। तो चलिए हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा जो फीचर ए और फीचर बी है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो डेवलपर्स ए और बी में काम कर रहे हैं अब वो हमारे इंडेक्स और एचटीएमएल को चेंज करना चाहते हैं, दोनों के दोनों एक साथ चेंज करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब ये दोनों एक साथ चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे फीचर ए पे, फिर यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को खोलेंगे। ये ऐड करता है अपना नाम, यहाँ पे बेसिकली कुछ भी फीचर बी वर्क ऐड करता है, फिर वो सेव करता है और एग्जिट करता है। फिर इसको स्टेज करेगा, फिर इसको कमिट करेगा। तो ये सब नेसेसरी है। ओके, उसने सब कर दिया है। अब क्या होगा, अब बेसिकली वो जाके मर्ज करेगा अपने मास्टर के साथ। गेट मर्ज फीचर ए, यस, ठीक है। अब हम लोग चेकआउट करेंगे हमारे मास्टर पे, सॉरी नॉट मास्टर पे नहीं, फीचर बी पे, और फीचर बी में ये भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को एडिट करेगा और ये यहाँ पे अपना वर्क डालेगा, वो है फीचर बी वर्क, और फिर ये भी इसको स्टेज कर देगा और ये भी उसको कमिट करेगा और बोलेगा कि मेड चेंजेस टू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब उसने भी चेंज कर दिया है, अब ये भी उसको जोड़ देगा। तो हम लोग वापस जाएंगे मास्टर पे और ये भी जोड़ रहा है, तो गेट मर्ज फीचर बी। अब देखिए क्या इशू आता है, अब ऑटो मर्जिंग है वो फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, क्योंकि जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है वो उसमें डिफरेंसेस हैं, उसमें ए ने कुछ और डाला, बी ने कुछ और डाला, तो हम लोग को इसको मैनुअली रिजॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल कमांड यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे गेट मर्ज टूल -t और विम डिफ। तो ये हम लोग अलाउ करेगा हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। तो एंटर दबाऊंगा तो देखेंगे कि वो एक एडिटर खोल लेगा जिसमें हम लोग हमारे जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा जो एडिटर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोई बात नहीं। ये मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है। तो ये जो है ये हमारी ओरिजिनल ये जो फाइल है यहाँ पे जो थी, और ये जो नया डाला गया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ए की जगह बी डाल दिया, इसलिए वो ये दिखा रहा है। और ये हमारी जो मर्जिंग फाइल है ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लोग को एडिट करना है इस फाइल में जो भी हम लोग को चीज़ें चाहिए हमारे फाइनल एडिट में। तो मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ पे इंसर्ट दबाऊंगा, तो इंसर्ट दबाने से वो हम लोग को एडिट एडिट के लिए अलाउ करता है। तो मैं इसमें नीचे जाऊंगा, देखेंगे कि ये जो हेड है इसको हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नीचे आएंगे, ये इक्वल टू सिंबल्स को रिमूव करेंगे, फिर यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे। ओके, तो ये है हमारा डिजायर्ड फीचर। तो मैं बस इसको चेंज कर देता हूँ ए में। अब ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी दबाएंगे, इंसर्ट से एग्जिट करेंगे और शिफ्ट कोलन दबाएंगे और WQ लिखेंगे। इससे राइट और सेव कर दे, सेव और क्विट करेगा। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो हम लोगों ने उसको सेव और क्विट कर दिया। इन बाकी सारी फाइल्स को आप डायरेक्ट क्विट कर दीजिए, इनको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये बेसिकली हमारी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ls करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा फाइल हैं, तो हम लोग इसको जाके रिमूव कर देते हैं, index.html.origin को। तो मैं rf का इस्तेमाल करूँगा और index.origin को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग कमिट करते हैं। अब हम लोगों ने मर्ज कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई मर्जिंग का इशू नहीं है। अगर मैं इंडेक्स को खोलूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट आ गया है। तो ऐसे हम लोग गेट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं गेट रीबेस के बारे में। तो रीबेसिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मर्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पर थोड़ा घुमा के। तो जो गेट रीबेस है वो एक यूजर को अलाउ करता है पूरे के पूरे शिफ्ट सेट ऑफ कमिट्स को ट्रांसफर करने की। आप वो बेसिकली उसको एक नया बेस देते हैं जो भी कमिट्स हैं। तो ये गिट मर्ज से बहुत सिमिलर है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कमिट ब्रांच से कैरी ओवर होती हैं, पर वो कॉपी करता है डायरेक्ट कमिट्स को, वो यूनिफाइड हिस्ट्री नहीं क्रिएट करता। चलिए मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये हमारा मास्टर ब्रांच हो गया, इससे हम लोगों ने फीचर ब्रांच बनाया और फीचर ब्रांच में हम लोगों ने 2 कमिट्स किए। अब नॉर्मली मर्ज करते हैं तो ये कमिट्स हमारे ट्रांसफर नहीं होते हैं, पर अगर आप रीबेस कर रहे हैं तो आप फीचर को जोड़ रहे हैं, पर आप फीचर को जोड़ते जोड़ते अब हम आपके पुराने कमिट्स को ले जा रहे हैं। तो आप इन कमिट्स को कॉपी करेंगे और इनको जब मास्टर से जोड़ें तो आप इनको नए कमिट्स की तरह बना देंगे। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कमिट्स कॉपी होके यहाँ पे आ जाएंगे जब आपका जो फीचर है वो जुड़ेगा। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपको आपके कमिट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता रहता है। तो ये उन प्रोजेक्ट्स में हेल्पफुल रहता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा मर्ज करते रहेंगे और मर्ज से खूब सारे मर्ज कमिट्स बनते हैं, और मर्ज कमिट्स थोड़े वो थोड़ा क्लटर बना देते हैं। तो अगर वहां पे आप रीबेस यूज करें तो आपके डायरेक्ट कमिट्स ही ट्रांसफर होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कभी कोई इशू हुआ तो कमिट्स को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, देख के कि यहाँ पे क्या इशू हुआ, किस फीचर की वजह से हुआ। तो ये उस रीजन से होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी मैं आपको गेट ब्रांच दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फीचर ए और फीचर बी हैं, उन लोगों को हम लोगों ने मर्ज कर दिया मास्टर से। तो चलिए अब हम लोग फीचर ए में जाएंगे और यहाँ पे क्विक चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 नई फाइल्स ऐड करेंगे। एक home.txt ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इसको सेव करते हैं। और मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कमिट बनाऊंगा, इसको स्टेज करूँगा, इसको कमिट करूँगा। ठीक है, अब मैं फिर से एक और चेंज करूँगा, मैं home.txt को चेंज करूँगा, यहाँ पे कुछ और लिखूँगा, सेव करते हैं, स्टेज करेंगे। अब हम लोग इसको कमिट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको कमिट कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे गिट लॉग करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फीचर है उसके 2 एक्स्ट्रा कमिट्स आ गए हैं। ये जो हम लोगों ने ये पहला कमिट किया था और ये दूसरा कमिट किया था। अब अगर हम लोग इसको रीबेस करें तो अगर मैं वापस आता हूँ मेरे मास्टर पे और यहाँ पे लिखूं गेट रीबेस फीचर ए,
तो सबसे पहले वो कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने वो नहीं किया बेसिकली। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मर्ज गेट मर्ज टूल -t विम डिफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूंगा। इसको ये एरर इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने जो इंडेक्स था वो उसको चेंज किया हुआ था, तो उसको लगा कि एक और इशू आ गया। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं, इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ls करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे दूसरे वाले होम डॉट टेक्स्ट आ गया है। अब इसको बस रिमूव कर देते हैं, rmrf इंडेक्स डॉट ओरिजिन। ओके, इसको कमिट करते हैं। और अगर हम लोग अब git log करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने बेसिकली जो फीचर ऐड किया है वो बेसिकली मर्ज अगेन कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये था हमारा गिट रीबेस दोस्त लोग। चलिए अब हम लोग जाके पढ़ते हैं हमारा दूसरी चीज, वो है गिट वर्कफ्लो। तो जब हम लोग एक्चुअल जो गिट का ब्रांच सिस्टम है और जो लेआउट है, कैसे हर चीज सेटअप होगी उसके बारे में सोचें, तो जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें ये काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। जो काम हम कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक ब्रांच, दो ब्रांचेस बना ली या तीन ब्रांचेस बना ली, तो ऐसे नहीं चलता है आपके एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जो गिट जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो आप उसका बहुत ही यूज़ देख सकते हैं। मतलब उसको आप बहुत पावरफुल उसकी पावरफुल यूटिलिटी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको सॉफ्टवेयर पाइपलाइन बनानी होती है, तो आपको एक गिट वर्कफ्लो के बारे में भी सोचना होता है। गिट को आपको डिजाइन करना होता है कि उसमें कैसे कोड जो है उसके अंदर कैसे फ्लो होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके गिट फ्लो वर्कफ्लो कैसा रहेगा, क्योंकि आपके जो गिट वर्कफ्लोज हो सकते हैं वो काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिट वर्कफ्लोज हो सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़े एग्जांपल्स दूं गिट वर्कफ्लोज के, तो उसमें आपके कुछ एग्जांपल्स जो आएंगे वो हैं आपके जो सेंट्रलाइज्ड वर्कफ्लो है, आपका गिट स्टैंडर्ड गिट वर्कफ्लो है, आपका गिट फीचर ब्रांच वर्कफ्लो है, आपका फोर्किंग वर्कफ्लो है। ये सारे डिफरेंट आपके टाइप्स ऑफ वर्कफ्लोज होते हैं। तो हम लोग जो वर्कफ्लो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आज है स्टैंडर्ड गिट वर्कफ्लो। इसमें हम लोग मल्टीपल ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास खूब सारे इंटरमीडियरी ब्रांचेस होते हैं जिसके थ्रू आप कोड को पुश करते हैं। तो चलिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं। जैसे आपका मास्टर हो गया, हॉट फिक्स हो गया, रिलीज हो गया, डेवलप हो गया और फीचर हो गया। तो हम लोग फीचर के बारे में पहले शुरू करेंगे। तो जो फीचर ब्रांचेस हैं मैं उन लोग उसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे हम अपना मेन कोड लिखते हैं। जो कोड हम लोग लिखने जा रहे हैं वो बेसिकली फीचर ब्रांचेस पे लिखा जाएगा। जो भी आपके जूनियर डेवलपर्स हो गए उनको फीचर डिजाइनिंग और फीचर क्रिएशन में असाइन किया जाता है और वो इन ब्रांचेस के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली मास्टर से क्लोन कर लेते हैं अपने लोकल रिपोजिटरीज में, फिर ब्रांचेस क्रिएट करते हैं और उन ब्रांचेस पे वो काम करते हैं और फिर उसको मर्ज करके वो पीआर रेज करते हैं और उनके जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो उनको रिव्यू करते हैं और उनको लगता है कि अगर ये ठीक है तो वो उसको डेवलपमेंट ब्रांच में जोड़ देते हैं। अब जो डेवलपमेंट ब्रांच है वो इसलिए है कि वो बाकी जो फीचर्स ब्रांचेस हैं उसको अक्वायर करने के लिए। अगर सोच लिया कि 10 फीचर ब्रांचेस हैं और उनको आप एक जगह स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपका डेवलप ब्रांच हो गया। अब वो डेवलप ब्रांच में जाके उसमें उसकी वो होगा, बेसिकली जब आपके पास इनफ आ जाएंगे डेवलप ब्रांच में तो उसका रिव्यूइंग होगी और फिर वो एक रिलीज ब्रांच पे चला जाएगा। जब उसका प्रॉपर रिव्यूइंग हो जाएगी, उसके डीबगिंग हो जाएगी, तो वो रिलीज ब्रांच पे चला जाएगा। अब रिलीज ब्रांच पे वो एक रिलीज कैंडिडेट्स की तरह
रखे जाएंगे, और रिलीज कैंडिडेट्स की तरह रखे जाएंगे तब तक जब वो शेड्यूल ना हो रिलीज के लिए, और जब वो शेड्यूल हो जाएंगे रिलीज के लिए तब वो मास्टर ब्रांच से जुड़ जाएंगे और फिर वो प्रोडक्शन के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम में देखते हैं कि ये कैसे चलता है। तो हमारी मास्टर ब्रांच हो गई, मास्टर ब्रांच से हम लोग एक पुल करते हैं डेवलप ब्रांच, और उस डेवलप ब्रांच से हम लोग एक फीचर ब्रांच को पुल करते हैं। तो इस फीचर ब्रांच में हम लोग अपने चेंजेस करते हैं, और ये चेंजेस करने के बाद हम लोग उसको वापस से जोड़ देते हैं डेवलप ब्रांच में। जब डेवलप ब्रांच के इनफ फीचर्स आ जाते हैं तो वो सारे फीचर्स जाके वो आपके रिलीज ब्रांच को जोड़ देता है, और रिलीज ब्रांच में आप बेसिकली रिव्यूइंग कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और जब वो सब हो जाता है तो रिलीज ब्रांच से वो मास्टर ब्रांच में तब जुड़ता है जब वो शेड्यूल्ड होता है कोई भी जुड़ने के लिए। अगर सोच लीजिए कि आप मंथ एंड में कर रहे हैं या फिर स्प्रिंट साइकिल के एंड में कर रहे हैं, तब वो जाके जुड़ेगा मास्टर में। तब आपका वर्जन 0.1 से वो जो मास्टर है उसमें कोड वो 0.2 हो जाएगा, और फिर ये आपका प्रोडक्शन के लिए चला जाएगा। पर आप देखते हैं कि इसमें कुछ एरर आ गया है, तो इसको क्विकली रिजॉल्व करने के लिए हम लोग हॉट फिक्स ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। वो एक क्विक ब्रांच होती है जो आप पुल करते हैं वर्जन 2.0 के आगे से, और उसमें चेंज करते हैं और फिर उसको वापस से जोड़ देते हैं। फिर आपका वर्जन 1 या कोई भी दूसरा वर्जन हो जाता है जो आपके प्रोडक्शन के लिए जाता है। तो आपका एक गिट स्टैंडर्ड वर्कफ्लो ऐसे दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग जाके इसको एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना गिट बैश खोलूंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट कर दिया गिट वर्कफ्लो करके। तो चलिए इसको पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोड को लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे nano fun डॉट cpp, चलिए मान लेते हैं कि ये C++ का कोड है। तो सबसे पहले हम लोग C++ का कोड यहाँ पे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं मेन कोड, और इसको सेव करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे, फिर इसको हम लोग स्टेज कर देते हैं और इसको हम लोग कमिट कर देते हैं। ओके, अब कमिट कर दिया। अब हम लोग इसके जितने भी ब्रांचेस हैं उनको सबको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेवलप ब्रांचेस को क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे गेट ब्रांच डेवलप। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा कोड है वो डेवलप पे भी चला जाएगा। तो अगर मैं डेवलप पे जाऊं, अब गेट चेकआउट डेवलप, तो अगर हम लोग एलएस करें तो देख सकते हैं यहाँ पे fun.ccpp है। और अब सोच लेते हैं इसमें हम लोग को दो फीचर्स ऐड करने हैं। तो दो फीचर्स ऐड करने के लिए हम लोग दो ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा गेट ब्रांच फीचर 1 और फीचर 2। अब इन दोनों पे भी fun.cpp क्रिएट हो गया है। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इन ब्रांचेस पे जाएंगे और इन पे हम लोग फीचर्स ऐड करेंगे। तो मैं सबसे पहले फीचर 1 पे जाऊंगा, और यहाँ पे अगर एलएस करें तो सिर्फ fun.cpp है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारे फीचर 1 को, फीचर 1.cpp को, और यहाँ पे लिखेंगे फीचर 1 कोड, और इसको सेव कर देंगे। तो ये हम लोग का सेव हो गया। अब हम लोग सेम चीज करेंगे हमारे फीचर 2 पे। तो मैं फीचर 2 पे जाता हूँ, गेट चेकआउट फीचर 2, और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग वापस आएंगे क्योंकि हम लोगों ने एक गलती कर दी, हम लोगों ने इसको स्टेज और कमिट नहीं किया। तो मैं फिर से चेकआउट करता हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एलएस किया है तो यहाँ पे भी हमारा फीचर 1.cpp है। तो ये मिस्टेक तब होती है जब आप इसको स्टेज नहीं करते हैं और आप इसको कमिट नहीं करते हैं। तो हम लोग वापस जाएंगे और इसको स्टेज करेंगे। अगर आप स्टेज नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बेसिकली वो कर सकते हैं, स्टैश कर सकते हैं, और अपना काम खत्म करके वापस आके उसको फिर से कमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कमिट करूंगा, एडेड फीचर 1.cpp। ठीक है, अब मैं यहाँ से अब चेकआउट करूंगा मेरे फीचर 2 पे, और अगर यहाँ पे लेस करेंगे तो देखेंगे सिर्फ fun.cpp है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी फीचर 2.cpp को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम कोड फॉर फीचर 2। ओके, अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे एग्जिट करूँगा, फिर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसको स्टेज करेंगे, फिर इसको कमिट करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ एडेड फीचर 2
डॉट cpp। तो मैंने इसको कमिट कर दिया। अब हमारे दो फीचर्स बन गए हैं। अब क्या होगा, अब हम लोग इनको मर्ज करेंगे डेवलप के साथ। तो अगर हम लोग गेट चेकआउट करते हैं डेवलप पे, तो हम लोग ls करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे फीचर 1 और फीचर 2 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे मर्ज करूँगा मेरा फीचर 1। तो मैं फीचर 1 को ब्रांच को यहाँ पे मर्ज करता हूँ और फिर हम लोग फीचर 2 को मर्ज करेंगे। आप देख रहे हैं ये फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है और फीचर 2 है वो मर्ज होगा। तो इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे फीचर 2 और फीचर 1 मर्ज हो गए। यहाँ पे आपके .ccp फाइल्स हैं। अब क्या होता है, अब आपका सीनियर डेवलपर आके रिव्यू करेगा। अब देखिएगा कि कोई इशू तो नहीं है। अगर उसको लगा कोई इशू है तो वो बोलेगा कि डेवलपर को कि आप प्लीज़ इसको फिर से रिकरेक्ट करें। तो हम लोग वो सिमुलेट करते हैं, इसका जो करेक्शन हो गया। तो अगर हम लोग वापस गए, हम लोग यहाँ पे फीचर 1.cpp को खोलेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करेक्शंस वर मेड। इसको सेव करते हैं, एग्जिट करेंगे। अब हम लोगों ने करेक्शंस बना दिए हैं। अब इसको स्टेज करते हैं। अब इसको कमिट करेंगे। .cpp में हमने कमिट कर दिया। अब हम लोग वापस आएंगे डेवलप में, और डेवलप में आके हम लोग बेसिकली मर्ज कर देंगे फिर से गेट मर्ज फीचर 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे फीचर क्रिएट कर दिया। हम लोग एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लेस करता हूं, तो अगर हम लोग यहाँ पे कैट करें फीचर 1 को, तो देखेंगे कि हमारे करेक्शंस आ गए हैं डेवलप ब्रांच पे। अब ये हमारा सारे कोड आ गए हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलीज ब्रांच को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा गेट ब्रांच रिलीज। और अगर हम लोग रिलीज पे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सारा कोड कॉपी हो गया है। अब इस कोड को हम लोग वेट कराएंगे जब तक इसका चांस नहीं आ जाता। तो चलिए सिमुलेट कर लेते हैं कि स्प्रिंट का एंड आ गया है और हम लोग इसको पब्लिश करना है इस पूरे कोड को। तो इसको पब्लिश करने से पहले इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर डिसाइड होगा कि ये पब्लिश होंगे कि नहीं। तो डिसाइड हो गया कि हाँ ये पब्लिश होंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे मास्टर ब्रांच पे, गेट चेकआउट मास्टर करते हैं और मास्टर पे हम लोग रिलीज ब्रांच को जोड़ देते हैं। तो फिर से हम लोग गेट मर्ज करेंगे और रिलीज ब्रांच को मर्ज करेंगे मास्टर से। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा उसने मर्ज कर दिया। अगर मैं लेस करूं तो आप देख सकते हैं सारे अब वर्जन 2 आ गया है। अब सोचिए कि अगर इस वर्जन 1 या वर्जन फीचर 1 या फीचर 2 में, अगर सोचिए फीचर 2 की वजह से कोई इशू आ रहा है सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग को एक क्विक फिक्स करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग एक क्विक ब्रांच बनाएंगे। इस क्विक ब्रांच को हम लोग हॉट फिक्स कहेंगे और हम लोग इस हॉट फिक्स ब्रांच पे जाएंगे। और इस हॉट फिक्स ब्रांच पे जाने के बाद हम लोग हमारे फीचर 2 को चेंज करेंगे। अब मैं फीचर 2 को खोल लेता हूं। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, इसको स्टेज करेंगे, इसको कमिट करेंगे। अब हम लोग वापस आएंगे मास्टर पे और हम लोग इस पे हॉटफिक्स को मर्ज कर देंगे। तो मैं यहां पे करूंगा गेट मर्ज हॉटफिक्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अब फीचर 2 को कैट करूंगा तो उस दिखा रहा है कि ये में फीचर्स आ गए। तो दोस्तों ये हमारा गेट वर्क फ्लो हो गया। अब अगर मैं आप लोगों को गेट ब्रांच दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बहुत सारी ब्रांचेस हैं, डेवलप, फीचर ब्रांचेस, हॉटफिक्स ब्रांचेस, रिलीज ब्रांचेस। और मैं अगर चाहूं तो इसको जाके अब इसको पुश कर सकता हूं मेरे कोई रिमोट रिपोजिटरी पे। तो ये हमारा वर्जन 1 हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसा कुछ हो गया। अगर आप लोग इसका लॉग कमिट्स देखना चाहें तो आप इसके गिट लॉग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं जो भी ब्रांचेस हैं वो कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर काफ़ी आगे है, फीचर, रिलीज और डेवलप एक साथ हैं और फीचर 1 आपका नीचे है। ठीक है,
और अगर आप लोग इस सारे कमेंट्स को एक ग्राफ की तरह देखना चाहें तो उसके लिए भी एक कमांड है, वो है आपका git log हाइफन हाइफन ग्राफ। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि ये आपका ग्राफ हो गया और कैसे मर्जेस हो रहे हैं यहाँ पे। और ये जो कलर्स हैं वो कोई चीज़ के इंडिकेटिव नहीं है, वो बस रैंडमली असाइंड कलर्स हैं। मतलब कि पहले रेड होता है, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर आपका पर्पल। तो ये ऐसे हो गया। और एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग अगर इसको वन लाइन में देखना चाहें तो इसको वन लाइन में भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका मच बेटर वो हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पुल हुआ, फिर आपका बाद में वापस मर्ज हुआ, तो ये आप देख सकते हैं। और इसको हम लोग प्रिटी भी बना सकते हैं। तो ये आपका प्रिटी हो गया, ठीक है। तो दोस्त लोग, ये है हमारा बेसिकली गिट वर्कफ्लो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि गिट वर्कफ्लो क्या होता है। अगर मैं रीइटरेट करूं तो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड वर्कफ्लो का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर आपके रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर एक बहुत ही इंट्रिकेट वर्कफ्लो हो सकता है, जिसमें आपके पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं, फीचर ब्रांचेस, इंटरमीडियरी ब्रांचेस और आपका मास्टर ब्रांच। माइक्रोसिस्टम्स एंड कंटेनराइजेशन डॉकर के साथ। तो दोस्त लोग, अब हम लोग सीखेंगे कंटेनराइजेशन के बारे में कि कंटेनराइजेशन क्या होती है, वो हमारी मदद कैसे करती है, और हम लोग माइक्रोसिस्टम्स आर्किटेक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये सब डॉकर के साथ कैसे। तो खूब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के मन में कि यार कंटेनराइजेशन क्या होता है, माइक्रोसिस्टम क्या होता है, मुझे ये सब नहीं पता है। तो दोस्तों, आप लोग वरी नहीं कीजिए, हम लोग इन सारे जो टॉपिक्स इनको टैकल करेंगे। हम लोग डिफाइन करेंगे कि कंटेनराइजेशन क्या होता है, माइक्रोसिस्टम क्या होता है, और डॉकर क्या होता है, और हमारी मदद कैसे करता है डॉकर। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या इस स्टेटमेंट को आप हम लोग एनालाइज करेंगे। इश्यूज वी फेस बिफोर कंटेनराइजेशन। तो मतलब कि जो कंटेनराइजेशन था वो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद करता है बेसिकली। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले क्या इश्यूज थे, मतलब कि ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को कंटेनराइजेशन को लाना पड़ा। तो आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि जो कंटेनराइजेशन है और जो माइक्रो सिस्टम्स है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर ये ऑलरेडी ऑब्वियस नहीं है आप लोगों के लिए, तो ये हमें मदद करता है ये पूरी प्रोसेस को इम्प्रूव करने में। अब ये कैसे करता है, इसको जानने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इश्यूज क्या थे कंटेनराइजेशन के इंट्रोडक्शन से पहले। तो इन इश्यूज को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक काफी स्टैंडर्ड डिलीवरी पाइपलाइन दिखाऊंगा। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड डिलीवरी पाइपलाइन, जहाँ पे एक डेवलपर है। ये डेवलपर अपना कोड लिखता है और इस कोड को वो बिल्डिंग के लिए भेज देता है। तो बिल्डिंग में क्या होता है कि ये जो कोड है ये इसके डिपेंडेंसीज के साथ मिल जाता है और एक बिल्ड बन जाता है, या फिर एक एग्जीक्यूटिबल बन जाता है। तो एग्जीक्यूटिबल्स बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब कि आपका जो कोड है वो नेसेसरली आपका सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके कोड को सॉफ्टवेयर में बदलने में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसमें से एक चीज़ है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिबल में बंधे, और एग्जीक्यूटिबल में बनने के लिए उसको सारी की सारी डिपेंडेंसीज चाहिए कोड के साथ, और एक जगह में वो बैठ जानी। जैसे कि अगर आप कोड को लेंगे और ये सारी डिपेंडेंसीज को लेंगे और उसको एक कंप्रेस फाइल में बनाएंगे तो वो हो गया आपका एग्जीक्यूटिबल। अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आप भी कभी भी गेम्स खेलते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो आपके जितने भी .exe फाइल्स हो गए ना, मतलब कि अगर कॉल ऑफ ड्यूटी .exe, तो वो हो गया आपका एग्जीक्यूटिबल, तो वो हो गया आपका बिल्ड। तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग प्रोसेस, जिसमें जो डेवलपर है वो कोड को भेजता है और उसकी डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी देता है। तो बिल्डिंग के बाद आपका एग्जीक्यूटिबल बन जाता है। अब ये एग्जीक्यूटिबल को आप एग्जीक्यूट करके आप सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो जब वो सॉफ्टवेयर आप चला सकते हैं तब आपके टेस्टर टेस्ट रन करते हैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। वो बेसिकली सारे के सारे टेस्ट रन करते हैं, मतलब देखते हैं कि वो सही से चल रहा है कि नहीं। ये देखेंगे कि वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक्सेप्टेंस है उसकी कि नहीं, और जितने भी रिक्वायरमेंट्स फेज में डिसाइड हुए थे उनके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। मतलब कि जो आपने स्टार्टिंग में ही सोच के चला था कि ये सॉफ्टवेयर हम लोग ऐसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें सारे फीचर्स हैं कि नहीं, इसमें सारे जो फंक्शनलिटीज हम लोगों ने डिसाइड की थी वो हैं कि नहीं। तो टेस्टर वो देखेगा सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों।
फिर उसको आप वो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा, यूनिट टेस्टिंग करेगा, डायनामिक टेस्टिंग, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है जो वो टेस्टर करेगा बेसिकली ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो सही से बना है कि नहीं, और वो सारे टेस्ट केसेस पास कर जाते हैं कि नहीं। अगर वो सारे टेस्ट केसेस नहीं पास करता है तो टेस्टर क्या करेगा, टेस्टर बेसिकली डेवलपर को नोटिफाई करेगा कि देखो दोस्त, कि आपने जो कोड लिखा था और वो जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसमें ये फॉल्ट्स थी, तो आप इनको प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए। तो डेवलपर ये जो फीडबैक है इसको ये लेता है, इसको अंडरस्टैंड करता है, फिर ये अपने कोड में जाके फिर से उस कोड को लिखता है, उसको रेक्टिफाई करता है और फिर से उसको भेज देता है इस पाइपलाइन में कि वो कोड जाएगा, बिल्ड होगा, एग्जीक्यूटिव में बनेगा और फिर टेस्टर के पास फिर से जाएगा। और जब टेस्टर के पास फिर से आ जाता है तो टेस्टर उसको फिर से टेस्ट करता है खूब सारे टेस्ट केसेस के साथ। और अगर इस समय उसको अब अगर उसको लगता है कि ये जो कोड है, ये सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल है, वो बहुत ही बढ़िया है और वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चलने वाला है, तो वो उसको अप्रूव कर देता है और फिर वो चीज़ जाके डिप्लॉय हो जाती है। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके एंड यूजर्स को अवेलेबल है। जैसे कि आपका google.com है, वो आपको अवेलेबल है ना, तो वो google.com कहाँ पे होस्टेड है, तो कोई सर्वर पे होस्टेड होगा। तो वैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर को भी कोई सर्वर पे होस्ट करते हैं और उसको पब्लिकली एक्सपोज कर देते हैं, तो आपके एंड यूजर्स आके उसको बेसिकली यूज कर पाए। तो ये हो गया आपका डिप्लॉयमेंट। तो ये है एक काफी स्टैंडर्ड डिलीवरी पाइपलाइन जहां पे हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा डीपर डाइव करूंगा, देखूंगा कि डेवलपर का जो एनवायरनमेंट है, टेस्टर का एनवायरनमेंट है, वो क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले डेवलपर के एनवायरनमेंट को लाते हैं और अब हम लोग थोड़े अजम्पशंस भी ले लेंगे कि ये अजम्पशन रहेगा कि जो डेवलपर है वो एक बैक एंड डेवलपर है और वो उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि वो CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करता है और उसका जो पाईटेस्ट वर्जन है, जो खुद के टेस्ट को रन करने के लिए वो यूज करता है पाईटेस्ट, वो है 5.4.3 और उसका जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसको वो इस्तेमाल करता है वो है पाइचार्म और जो कोड वो लिखता है वो है जैंगो बैकएंड कोड में, मतलब कि ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क हो गया जैंगो जिसमें आप बैकएंड का कोड लिखते हैं और फिर वो उसके साथ वो डिपेंडेंसीज को भी असाइन करता है। तो ये हो गया एक डेवलपर का एनवायरनमेंट जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका टूल है टेस्ट रन करने के लिए, आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आपका बैक एंड कोड और आपके डिपेंडेंसीज। तो ये हो गया हमारा बैक एंड का डेवलपर का एनवायरनमेंट। अब हम लोग देखेंगे टेस्टर का एनवायरनमेंट। तो टेस्टर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सिमिलर होना चाहिए क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनके सिस्टम्स पे आपके पास सिमिलर एनवायरनमेंट्स रहेंगे, पर ऐसा एक्चुअली हमेशा ऐसा केस नहीं रहता है। अगर आप टेस्टर का एनवायरनमेंट खोल के देखें तो आप देखेंगे कि वो भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, पर उसका जो पाई टेस्ट है वो थोड़ा पुराना वर्जन है। ये थोड़ा आयरॉनिक हो गया कि जो टेस्टर है उसका पुराना वर्जन है और डेवलपर का थोड़ा आगे वर्जन है। हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये क्यों है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक स्लाइट डिफरेंस बनता है कि ये डिफरेंट वर्जन्स यूज कर रहे हैं और ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज कर रहा है वो भी टोटली डिफरेंट है, वो स्पाइडर का इस्तेमाल कर रहा है। फिर पर वो सेम बैकएंड कोड के ऊपर काम कर रहा है और वो सेम डिपेंडेंसीज के ऊपर ही काम कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डेवलपर है और जो टेस्टर है उनके एनवायरनमेंट्स में स्लाइट डिफरेंसेस हैं। तो इन स्लाइट डिफरेंसेस से क्या होता है ना, डेवलपर का जो कोड है वो उसके सिस्टम पे सही से रन करता है। तो डेवलपर बोलता है कि दिस कोड रन्स फाइन ऑन माय कंप्यूटर, ये कोड मेरे कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से चल रहा है। अब ये वो सबको बताता है कि मेरे कंप्यूटर पे अच्छे से चल रहा है और जब टेस्टर के पास सेम कोड आता है तो वो देखता है कि वो उसके सिस्टम पे नहीं चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, एक आदमी के सिस्टम पे चल रहा है और दूसरे आदमी के सिस्टम पे नहीं चल रहा है। अब इसके रीजंस ये हो सकते हैं कि जो कोड है वो कंपैटिबल नहीं है टेस्टर के एनवायरनमेंट से और डेवलपर के एनवायरनमेंट से है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन की फिर से बात करें तो देखेंगे जो डेवलपर और टेस्टर हैं, हाँ स्टार्टिंग में उनके एनवायरनमेंट सेम हो सकते थे, पर जो डेवलपर है वो कोड को बनाता है तो वो रिक्वायरमेंट्स को पढ़ता है। अगर उसको लगता है जो नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं, नए अपडेट आए हैं, आप ऐप को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें उसको नए वर्जन का इस्तेमाल करना है। उसको लगता है कि उसको 5.4.3 का इस्तेमाल करना है, तभी वो अच्छे से टेस्ट स्क्रिप्ट्स रन कर पाएगा। तो वो अपने मन में वो डाउनलोड कर लेता है और सोचता है कि हाँ ठीक है अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर मैं इसको चलाऊंगा। तो वो अपने कंप्यूटर को ऐसे फाइन ट्यून करता है कि उसका कोड चल जाता है।
पर ये फाइन ट्यूनिंग जो डेवलपर करता है वो टेस्टर को बताता नहीं है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम लोग को एनवायरनमेंट के सारी डिटेल्स के बारे में पता होता है, वो टेस्टर के पास नहीं जाती। कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कई बार आपके सॉफ्टवेयर में टूल्स हैं, अगर उनके वर्जन्स डिफरेंट हो ना, तो उनकी कंपैटिबिलिटी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अगर जावा 8 और जावा 11 कितना बढ़िया एग्जांपल है कि उनके बीच में जो कोड है कई बार चलते हैं, कई बार नहीं चलते हैं, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते ही रहते हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उनके पाइटेस्ट के डिफरेंस होने से कुछ टेस्ट केसेस यहाँ पे चल रहे हैं और वो टेस्टर के सिस्टम पे नहीं चल रहे हैं। अब ऐसे इश्यूज अराइज हो सकते हैं। तो आप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर इनका जो एनवायरनमेंट है वो स्लाइटली डिफरेंट है। ये पाइटेस्ट 5.4.3 यूज कर रहा है और ये 5.3.0 यूज कर रहा है। तो ये है रीजन हमारे इश्यूज का। अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम लोग कंटिन्यूस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अब स्टैंडर्ड डिलीवरी पाइपलाइन दिखाता हूँ, पर अब हम लोग का एक डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे अब कंटिन्यूस का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोग वही चीज करेंगे जो हम लोगों ने पहले की थी। हम लोग देखेंगे कि जो डेवलपर है वो कोड को भेज रहा है, पर इस बार क्या होगा? इस बार वो डायरेक्टली कोड को नहीं भेजेगा। इस बार वो कोड को लेगा, उसकी सारी डिपेंडेंसीज को लेगा, उसके एनवायरनमेंट को लेगा और उनको एक कंटेनर के अंदर डालेगा। तो कंटेनर क्या होता है? वो एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप पूरा का पूरा कोड लिखते हैं, कोड डालते हैं, डिपेंडेंसीज डालते हैं, उसके एनवायरनमेंट डालते हैं और उसको एक पैकेज की तरह शिप कर देते हैं। तो अगर इसका बेटर एग्जांपल देना हो तो अगर आपके फ्रेंड के घर पे कोई आइटम भेजना चाह रहे हैं, जैसे कि इमेजिन कर लीजिए 3 दोस्त लोग हैं, आप लोग इंडिया में फैले हुए हैं या फिर वर्ल्ड में फैले हुए हैं और आप एक दूसरे को आप अपना एक टॉय को असेंबल करना चाहते हैं, आप तीनों लोग। तो आप क्या करेंगे? जो सबसे पहला दोस्त है वो टॉय को असेंबल करेगा एक बॉक्स के अंदर। पहले वो एक पीस लगाएगा, फिर उसको भेज देगा पार्सल्स के थ्रू सेकंड दोस्त को। अब सेकंड दोस्त भी उसमें एक दो पीसेस लगाएगा जो उसके पास थे और फिर उसको फिर से पार्सल करके उसको भेज देगा तीसरे दोस्त के पास। अब तीसरे दोस्त उसके असेंबलिंग फिनिश कर देगा और उसको डिस्प्ले पे डाल देगा और फिर वो लोग जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो इससे एग्जांपल से क्या मिलता है कि जो हमारा जो कोड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन में, आप उसको डायरेक्टली भेजने की जगह आप उसको एक बॉक्स के अंदर भेज सकते हैं और उसको अकेले नहीं भेजेंगे, उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ में भेजेंगे। जैसे कि उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं, अब ये डिपेंडेंसीज के लाइब्रेरीज और फंक्शंस या कोई भी चीज़ जो उसको मदद करती है उसको चलने में, चाहे वो जावा हो क्यों नहीं, बेसिकली बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं जो आपके कोड को मदद करती हैं चलने में, उसको एग्जीक्यूटिव बनाने में। तो आप उसको भी डालेंगे और आप एनवायरनमेंट भी डालेंगे, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालेंगे और जो भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं उसको चलाने के लिए उसके अंदर ही, बॉक्स के अंदर ही वो भी डालेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं उस कंटेनर के अंदर और आप उस कंटेनर को ही डायरेक्टली भेजते हैं। इंस्टेड ऑफ आप कोड को डायरेक्टली भेजें, आप कंटेनर को भेजते हैं। जैसे कि कंटेनर को भेजा और वो कंटेनर आपके बिल्डिंग सर्वर पे वो कोड उस कंटेनर के अंदर ही पूरे कोड को बिल्ड करने लग गया, कंटेनर के अंदर ही एग्जीक्यूटिव बना दिया उसने और फिर वो टेस्टर के पास जाता है वही कंटेनर और वही कंटेनर के अंदर ही टेस्टर जो है वो टेस्ट स्क्रिप्ट्स रन करता है। तो इससे क्या होता है ना, तो इससे ये होता है कि यहाँ पे कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं होते हैं क्योंकि डेवलपर और टेस्टर की अब एनवायरमेंट्स मैटर नहीं करते, क्योंकि डेवलपर पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि कौन कौन सा एनवायरनमेंट यूज होगा उसके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर और उस कंटेनर को वैसे कॉन्फ़िगर कर देता है। अगर उसको पाइटेस्ट 5.4.3 यूज करना है तो कंटेनर के अंदर पाइटेस्ट 5.4.3 डालेगा और सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा, उसका बैकएंड जैंगो कोड डालेगा और डिपेंडेंसी डालेगा और उसको भेजेगा। तो इससे टेस्टर का सिस्टम में कुछ भी हो डजंट वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो कंटेनर के साथ काम कर रहा है और कंटेनर में सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये होता है कि ये जो इशू था हमारा कंपैटिबिलिटी इशू वो रिजॉल्व हो जाता है हमारे कंटेनराइजेशन के थ्रू। तो ये एक बड़ा एडवांटेज कंटेनर्स का। तो चलिए आप थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कंटेनर क्या होते हैं। तो कंटेनर्स जो होते हैं वो बेसिकली पूरे कोड को रैप अप करते हैं, उसके सारे डिपेंडेंसीज को रैप अप करते हैं एक डिप्लॉयबल यूनिट में जो आप अपने डिफरेंट सिस्टम्स और सर्वर्स के थ्रू रख सकते हैं। तो बेसिकली कोड लाइब्रेरीज और यहाँ पे मैंने दिया नहीं पर आपके एनवायरनमेंट्स जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके बाकी टूल्स वो सब मिलके एक कंटेनर बनाते हैं और आप उनको कोई भी सिस्टम या सर्वर पे इजीली चला सकते हैं। और अगर आपको खूब सारे कंटेनर्स को एक साथ चलाना हो तो आपके सर्विसेज हैं डॉकर स्वॉर्म और क्यूबरनेटिस करके जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में और बाद में बात करेंगे, ये थोड़ी एडवांस टॉपिक है।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंटेनर्स को ना वीएम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कंटेनर्स एक्चुअली वीएम जैसे होते हैं। अगर आप लोगों को वीएम नहीं पता है तो वीएम बेसिकली वर्चुअल मशीन होती है जो एमुलेट करती है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे कि आप अपने सिस्टम पे विंडोज चलाते हैं पर आपको उबुंटू चलाना है, तो आप वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करेंगे और उस पर आप वर्चुअल मशीन चलाएंगे और उसके अंदर आप उबुंटू चलाएंगे, तो ये हो गया आपका वर्चुअल मशीन। तो अगर हम लोग कंटेनर्स को वीएम से कंपेयर करें ना तो आप लोगों को बेटर आइडिया लगेगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ सिमिलर है पर नॉट एग्जैक्टली सेम, ऐसे एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो चलिए हम लोग कंटेनर्स और वीएम को कंपेयर करते हैं और हम लोग थोड़ा क्राइटेरिया ये सेट करेंगे। जैसे कि ये है हमारे क्राइटेरिया, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेंगे, आर्किटेक्चर चेक करेंगे, दोनों का आइसोलेशन चेक करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और डिप्लॉयमेंट चेक करेंगे दोनों के। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इनका कंपैरिजन। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर करेंगे, तब कंटेनर और वर्चुअल मशीन की ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो कंटेनर्स है ना, वो सिर्फ कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अंदर डालते हैं तो वो सिर्फ बेयर मिनिमम पार्ट्स को डालते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप उबुंटू का कंटेनर चला रहे हैं तो उबुंटू के सिर्फ बेयर नेसेसरी पार्ट्स जो होते हैं वो आपके कंटेनर में होंगे। और वीएम में ये बात नहीं है, वीएम में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो आपके वर्चुअल मशीन में चल रहा होगा। तो ये इसलिए है क्योंकि कंटेनर्स ऐसे ही डिजाइंड है कि वो सिर्फ बेयर मिनिमम पार्ट्स आते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं चलाते। जैसे एक्स्ट्रा चीज मतलब अगर आपका कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा एप्स हो गई, जैसे कि म्यूजिक ऐप या फिर वीडियो प्लेइंग ऐप और खुद से थर्ड पार्टी ऐप्स जो होते हैं और जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सब नहीं रहेंगी। तो अगर एक उबुंटू इमेज जो 2 GB की साइज की है जो एक्चुअल में यूज होती है, फुल ब्लोन गेस्ट ओएस जो है, वो आपको कंटेनर में शायद सिर्फ 70 MB या 90 MB के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं साइज डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है और इसलिए कंटेनर्स को आपको अगर कभी भी अपडेट करना हो तो वो बहुत ज़्यादा इजी होता है और सिंपल होता है, वर्सेज आपके वर्चुअल मशीन्स जिनमें अपडेट करना वैसे ही टाइम कंज्यूम होंगे जैसे आपके नॉर्मल सिस्टम्स को अपडेट करना होता है। ठीक है, तो ये था एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपैरिजन दोनों का, कंटेनर और वीएम का। अब हम लोग इनके आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो जो कंटेनर है उसका जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा कुछ दिखता है और जो वीएम है उसके आर्किटेक्चर ऐसा कुछ दिखता है। अब ये डिफरेंस क्या है आप लोग स्ट्राइकिंगली देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियर कट डिफरेंस है कि जो कंटेनर है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह ही एक्ट करता है होस्ट एनवायरनमेंट में। आप देख सकते हैं उसकी खुद के एप्स एंड सर्विसेज हैं पर वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जो आइसोलेटेड हो ऐसा नहीं शेयर करता है। जबकि जो वर्चुअल मशीन है उसका पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीट डिफरेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो कोई इंटरेक्शन नहीं रहता, बस वो आपके हार्डवेयर के थ्रू वो रिसोर्सेज लेता रहता है और वो हार्डवेयर के थ्रू एक चीज़ है हाइपर वाइजर करके, उसके थ्रू वो रिसोर्सेज लेता है। जबकि जो कंटेनर है वो आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल यूज़ करता है, तो उसको कोई सेपरेट चीज़ नहीं चाहिए, वो बस कर्नल से ही रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर कट डिफरेंस है कि जो वर्चुअल मशीन है उसमें बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है जो आपके कंटेनर्स में नहीं है, पर आपके कंटेनर्स में एडिक्वेट इनफ आइसोलेशन होता है। तो ये है आपका कंटेनर का आर्किटेक्चर और ये है आपका वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर। तो आइसोलेशन की अगर फिर से बात करें तो कंटेनर से पता चल गया था कि आइसोलेशन कैसा रहता है, हमारे जो आर्किटेक्चर था उससे पता चल गया था। तो कंटेनर का जो है वो आइसोलेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है वीएम की तरह, पर वो एडिक्वेट इनफ है और जब आप स्पेशल टूल्स करते हैं तो यूज़ करते हैं तो उससे सिक्योरिटी लेयर बढ़ जाती है। पर अगर आप वर्चुअल मशीन्स की बात करें ना तो उनका आइसोलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और कंप्लीट आइसोलेशन होता है। तो अगर आपके कोई होस्ट सिस्टम को कुछ हो गया, कोई मैलवेयर जैसा आ गया, तो आपके वर्चुअल मशीन को इफेक्ट नहीं होगा। तो ये था आइसोलेशन पॉलिसी दोनों की। अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी की। अब एफिशिएंसी की बात आती है तो कंटेनर्स और वीएम में ये एक फाइट जैसी हो जाती है, क्योंकि देखना होता है कि क्या बेटर परफॉर्म करता है। तो कंटेनर्स एक्चुअली हम जीत जाते हैं क्योंकि कंटेनर्स की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है आपके वर्चुअल मशीन से, क्योंकि कंटेनर्स जो हैं वो सिर्फ मोस्ट नेसेसरी पार्ट्स के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा नहीं रहेगा, वो सिर्फ बेयर नेसेसरी पार्ट्स रहेंगे उसके, तो उसके लिए उसको ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।
वो कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह बन जाते हैं, एक्ट करने लग जाते हैं। जबकि जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो बहुत लेस एफिशिएंट हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करते हैं, तो उसकी वजह से वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो एफिशिएंसी में कंटेनर को विन मिलता है। फिर पोर्टेबिलिटी की बात करें, पोर्टेबिलिटी मतलब होगी कि आप कैसे इनको दूसरे सिस्टम्स पे रख सकते हैं और वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना इजी होता है। तो कंटेनर्स जो हैं वो एक सेल्फ कंटेन्ड एनवायरनमेंट्स हैं, तो वो काफ़ी इजीली एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भेजे जा सकते हैं। जबकि जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो इतने इजीली पोर्टेड नहीं हैं, वही सेम सेटिंग्स के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम तक। इम्पॉसिबल नहीं है, पर थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसमें अगेन आपका कंटेनर जीतता है। फिर स्केलेबिलिटी की बात करें, तो स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी बेसिकली ये हो गई कि आप अपने ऑपरेशंस को कैसे स्केल कर रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या सर्विस किसी को प्रोवाइड करते हैं और आप देख रहे हैं कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए आप अपने नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपका स्केलिंग अप। तो कंटेनर्स में स्केलिंग अप कैसी रहती है और वर्चुअल मशीन्स में स्केलिंग अप कैसी रहती है, तो चलिए वो देखते हैं। तो जो कंटेनर्स है ना, उसमें स्केलिंग बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी इजीली कोई भी कंटेनर को अटैच कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर। और ये क्यों पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल क्योंकि जो कंटेनर्स हैं वो काफ़ी लाइट वेट हैं, वो हैवी नहीं है, तो उनको इजीली आप रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। जबकि जो वर्चुअल मशीन है वो इतने इजीली स्केलेबल नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हैवी है नेचर में, तो उनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते और इजीली ऐड भी नहीं कर सकते। तो इसमें फिर से कंटेनर जीतता है। फिर आगे डिप्लॉयमेंट की बात। अब हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है वो उसमें ये होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर है वो अपने एंड सर्वर में डालते हैं, मतलब कि आप अपने प्रोडक्शन सर्वर में डालते हैं और आपके एंड यूजर्स को एक्सपोज करते हैं उससे। तो जो कंटेनर्स हैं उस उनको आप काफ़ी इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं डॉकर CLI, जो डॉकर कमांड लाइन इंटरफेस होता है, या फिर आप कोई क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपका अज्योर हो गया, आपका AWS हो गया, आपका GCP हो गया। ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप कंटेनर्स को लॉन्च कर सकते हैं। और सिमिलरली आप वर्चुअल मशीन्स को भी लॉन्च कर सकते हैं आपके AWS में, अज्योर में और GCP में। और आप लोकली भी लॉन्च कर सकते हैं पावर शेल या वर्चुअल मशीन मैनेजर के इस्तेमाल के साथ। तो दोस्तों ये था आपका कंटेनर और वर्चुअल मशीन का कंपैरिजन। आई होप कि आप लोगों को कंटेनर के बारे में और समझ में आया कि कंटेनर क्या होता है और वो वर्चुअल मशीन से कैसे डिफरेंट होता है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से आंसर करते हैं कि हम लोग को कंटेनर्स की नीड क्या है, हमें कंटेनर्स को क्यों यूज करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक रीजन ऑलरेडी बता चुका हूं, वो है कंसिस्टेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स। तो कंसिस्टेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स की बात करें फिर से, तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो कोड है वो एक ही एनवायरनमेंट में रहे और उसी एक ही एनवायरनमेंट में उसके ऊपर सारे प्रोसेसेस हों, जैसे आपके बिल्डिंग प्रोसेस, आपका टेस्टिंग प्रोसेस, आपका स्टेजिंग प्रोसेस और आपका डिप्लॉयमेंट भी। तो उसके लिए हम लोग कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो ही कंसिस्टेंटली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए। और दूसरा रीजन है वो है माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब हम लोग माइक्रो सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं? वो एक तरीके का आर्किटेक्चर होता है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के समय। तो माइक्रो सर्विसेज क्या कहता है, उसका जो नाम है आप उसी से पता लगा सकते हैं कि ये क्या करता है। तो वो माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करता है। आप अपने सॉफ्टवेयर को मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर मान लिया कि ये जो सॉफ्टवेयर हम काम कर रहे हैं वो एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। उसमें ये फीचर हो सकता है कि आप अपने डिलीवरी पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं, उसमें ये फीचर हो सकता है कि आप पेमेंट कर रहे हैं, उसमें ये फीचर हो सकता है आप कार्ट में डाल रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स हैं। मान लीजिए कि अगर 5 फीचर्स हैं तो 5 फीचर्स उस सॉफ्टवेयर को बनाती हैं, मतलब कि वो 5 फीचर्स एक साथ मिलके आपका सॉफ्टवेयर बनता है, लॉजिकली अगर सोचें तो अगर एक हम लोग उस सॉफ्टवेयर को एक ही जगह पे एक ही ऐसे लॉन्च करें तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है, एक ही फाइल में ऐसे। तो आजकल क्या होता है, आजकल ऐसे कोई डिप्लॉय नहीं करता है, आजकल सब लोग माइक्रो सर्विसेज की तरह इंप्लीमेंट करते हैं, जहाँ पे आप मैनेजेबल चंक्स में आप अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं और इन मैनेजेबल चंक्स को आप बेसिकली डिप्लॉय करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी 5 फीचर्स हैं या 5 फीचर्स हैं आप उनको कंटेनर्स के अंदर डाल सकते हैं
और उनको कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो अगर इनमें कोई इंटरडिपेंडेंसी हुई या फिर कोई रिक्वायरमेंट हुआ किसी और माइक्रो सर्विस का, तो वो एक दूसरे से बात करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है ऑफ आपके माइक्रो सर्विसेज का, जो जब आप डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय मतलब जब आपने सॉफ्टवेयर को आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालते हैं और एक्सपोज करते हैं आपके एंड यूजर्स को एक्सेस देने के लिए, तब आप उसको माइक्रो सर्विसेज की तरह करते हैं। मतलब कि आप इतने सारे कंटेनर्स को एक साथ लॉन्च करते हैं और इन सारे कंटेनर्स में आपके खूब सारे आपके फीचर्स और फंक्शनैलिटीज होते हैं, और ये बेसिकली काफ़ी इजी हो जाता है, हम लोग को अलाउ करता है इनको मैनेज करने के लिए। क्योंकि अगर आप मैनेजेबल चंक्स में अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका स्पेसिफिक कोड या सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, आप वहाँ पे पेन पॉइंट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप कोई भी इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलती है। और सेकेंड एडवांटेज है कि आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, स्केल अप करना चाहें, स्केल डाउन करना चाहें, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये है हमारे दो रीजंस कंटेनर्स को इस्तेमाल करने के। अब डॉकर क्या होता है? तो डॉकर हमारा एक ओपन सोर्स टूल है जो हमारी मदद करता है कंटेनर्स को क्रिएट करने में। अब हम लोग जानते हैं कंटेनर्स क्या होता है। कंटेनर्स बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, जो कंटेनर्स जो होते हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को रैप अप करते हैं, उनके एनवायरनमेंट को रैप अप करते हैं, उनके डिपेंडेंसी को रैप अप करते हैं। तो डॉकर बेसिकली हमें अलाउ करता है इन कंटेनर्स को क्रिएट करने में। तो डॉकर हमें इनडायरेक्टली हेल्प करता है डेवलपिंग में, बिल्डिंग में, डिप्लॉइंग में, सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन में और आइसोलेशन प्रोवाइड करने में। तो ये करता है वो कंटेनर्स बना के। तो अगर आपके डॉकर है तो आप एक एप्लीकेशन को आप कंटेनर्स के अंदर डाल के उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और डॉकर के साथ एक और बढ़िया चीज़ है कि वो एक बहुत ही बढ़िया लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अब डॉकर जो है वो हमें कंटेनर्स को क्रिएट करने में मदद करता है, पर डॉकर ये पहला नहीं था। बहुत सारे आइडियाज़ आ चुके हैं कंटेनर्स के, जैसे आपका जो शूट का है आइडिया कंटेनर का, वो भी पहले आ चुका है। और फिर इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं जैसे एलेक्सी, आरकेटी, वो उसके थ्रू भी आप कंटेनर्स को क्रिएट कर सकते हैं। पर डॉकर क्यों? तो उनकी वेबसाइट पे डॉकर जिन्होंने बनाया है, तो डॉकर एक कंपनी ने बनाया है, वो लोग कहते हैं कि डॉकर बहुत ही बढ़िया टूल है, और फिर वो ये सारे रीजंस लिस्ट करते हैं। और चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जितने भी रीजंस हैं वो सही हैं कि नहीं। तो सबसे पहले कहते हैं कि वो सिंपल है। तो हाँ, डॉकर काफ़ी सिंपल है। आप इसको 1-2 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से जान सकते हैं और सीख सकते हैं, और इसलिए वो सिंपल है। आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, इतना सिंपल है। और फिर वो फास्ट है। तो हाँ, वो लोग जो कह रहे हैं वो सही है, डॉकर बहुत फास्ट है। आप अगर बहुत सारे स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज़ करें अपने सॉफ्टवेयर में, तो आप उसको काफ़ी ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं और काफ़ी ईजिली उसको बंद भी कर सकते हैं आपके डॉकर की मदद से। और जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होता है डॉकर के साथ, और इजी कोलैबोरेशन। तो हाँ, आप डॉकर को काफ़ी इजीली शेयर कर सकते हैं। अगर थोड़ा स्पेसिफिक्स में जाए तो जो डॉकर इमेजेस हैं जो आप लोगों को अलाउ करती हैं आपके कंटेनर्स को क्रिएट करने के लिए, वो आप काफ़ी इजीली शेयर कर सकते हैं डॉकर रजिस्ट्रीज की मदद से। और फिर बिल्ड फॉर डेवलपर्स बाय डेवलपर्स, तो ये लोग कहते हैं कि इन्होंने डेवलपर्स के सोच को बनाया है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, डेवलपर्स के बारे में सोच के ही ये कंटेनर्स बने हैं, डॉकर बना है। और फिर लास्ट है वो है डॉकर कम्युनिटी के बारे में। तो वो कहते हैं कि डॉकर कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भी सही है। डॉकर एक बहुत ही बढ़िया टूल है जिसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं पाए। मतलब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, नई नई इमेजेस आती रहती हैं, और आप उन नई नई इमेजेस का बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। तो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग फ्रेंडली हैं। आपको डॉकर कैप्टन से कभी कोई कुछ क्वेश्चन पूछे वो हमेशा आंसर करेंगे, और बेसिकली डॉकर बहुत ही बढ़िया टूल है इन दी एंड। तो डॉकर जो था वो बेसिकली इस सन में बना था, बेसिकली 2013 में जाके बना था। वो गो लैंग्वेज से लिखा गया है और बहुत ही पॉपुलर हो गया है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया है, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स टूल है। उसके दो वर्जन्स हैं, एक कम्युनिटी एडिशन वर्जन है और एक एंटरप्राइज एडिशन है। तो एंटरप्राइज एडिशन में थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इसलिए वो एक पेड वर्जन है। तो मोस्टली एंटरप्राइजेज उसका इस्तेमाल करती हैं, पर आप लोग कम्युनिटी वर्जन के साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डॉकर को इंस्टॉल करेंगे और सेटअप करेंगे। तो डॉकर को आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेटअप कर सकते हैं। आप उसको लिनक्स पे सेटअप कर सकते हैं, विंडोज़ पे सेटअप कर सकते हैं और मैक पे सेटअप कर सकते हैं।
तो दोस्तों हम लोग डॉकर को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपका लिनक्स हो गया, आपका विंडोज हो गया, मैक हो गया, तो डॉकर कहीं भी इंस्टॉल हो सकता है, तो उसकी वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली उबुंटू लिनक्स डिस्ट्रो पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। दो तरीके मैं आप लोगों को दोनों तरीके सिखाऊंगा। और फिर विंडोज़ पे देखेंगे कि विंडोज़ पे कैसे देखा डॉकर डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे AWS पे लॉगिन करूंगा। अब आप लोग सोच रहे हैं AWS क्या है? AWS है आपका Amazon वेब कंसोल, वेब सर्विसेज। सो Amazon वेब सर्विसेज बेसिकली आपके क्लाउड है जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप इस पे वर्चुअल मशीन्स चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने सिस्टम पे उबुंटू नहीं है या आपका डुअल बूटेड नहीं है उबुंटू, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं AWS के बारे में, और यहाँ पे सीख सकते हैं कि आप एक उबुंटू वर्चुअल मशीन कैसे चला सकते हैं। और दोस्तों मैं आकर रेकमेंड करूंगा कि आप लोग सीख लें कि AWS में आप कैसे वर्चुअल मशीन चला सकते हैं, क्योंकि डेवॉप्स में आपको क्लाउड के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ता है। तो अगर ये आप लोग को आता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर नहीं आता तो मेरे स्टेप्स फॉलो कीजिए, मैं आप लोगों को सिखाऊं कि वर्चुअल मशीन कैसे चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको AWS का अकाउंट खोलना है। उसमें वो आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल या डेबिट कार्ड डिटेल मांगेगा, आप लोग दे दीजिएगा। पर आप ज़्यादा आप चार्ज नहीं होंगे क्योंकि आप लोग फ्री सर्विसेज यूज़ करेंगे। पर अगर आप नॉन फ्री सर्विसेज यूज़ करेंगे तो आप चार्ज होंगे, तो उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। और मैं तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे आपके कंसोल में। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा, और सर्विसेज पे जाके आप EC2 पे क्लिक कर सकते हैं। तो EC2 क्या है? वो अमेजोन की एक ऐसी सर्विस है जो हमें अलाउ करती है वर्चुअल मशीन्स को लॉन्च करने के लिए। अब ये वर्चुअल मशीन्स उनके खुद के सर्वर्स पे चलती है, पर हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम से। तो सबसे पहले मैं EC2 डैशबोर्ड पे जाऊंगा। अब EC2 का डैशबोर्ड ऐसा कुछ दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। ये पुराना वाला UI है, अगर आप चाहें तो आप नए वाले UI पे भी जा सकते हैं, बेसिक्स उसके सेम है। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, और वो हमें एक लिस्ट देगा। हमें ये लिस्ट देगा अमेजॉन मशीन इमेजेस के। तो ये बेसिकली आपके इमेजेस हो गए जो उसको यूज़ करता है वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए। ये वैसे ही हो गया जैसे कि आप विंडोज़ की इमेज यूज़ करें विंडोज़ को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अमेजॉन मशीन इमेजेस हैं। जैसे आपका अमेजॉन लिनक्स 2 AMI है, सिमिलर पर डिफरेंट वर्जन। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है आपका, RHEL आपका, सूस लिनक्स है, और आपका उबुंटू सर्वर 20.04 LTS है। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्री टियर एलिजिबल है, तो इसमें आपके बिल्कुल पैसे नहीं खर्च होंगे। और फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके सबसे पहले वो आपको पूछेगा कि आप कौन से टाइप का इंस्टेंस चाहते हैं, मतलब कौन सी मेमोरी, कौन सा उसका स्टोरेज टाइप, नेटवर्क परफॉर्मेंस, IPv सपोर्ट, वो सब अगर आप लोग चूज करना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। पर मैं रेकमेंड करूँगा, काफ़ी स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप फ्री टी एलिजिबल यूज़ करें, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री है। और ये हमें 1 CPU देता है और 1 GB मेमोरी देता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इनफ है, और इनफ से ज़्यादा भी है हमारे डॉकर को चलाने के लिए। ठीक है, तो इससे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप चाहें और पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप T2.small या T2.medium भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप चार्ज होंगे पर आपके पास बेटर मेमोरी पावर रहेगी। ठीक है, और दोस्त लोगों अगर आप लोग कंसर्न हैं कि आप पैसे खर्च कर देंगे इसमें, तो ज़रूर कोई भी सर्विस यूज़ करने से पहले उसको गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि वो फ्री है कि नहीं। और आप EC2 भी फ्री टियर में सिर्फ 700 आवर्स यूज़ कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया। आप उसको 2-3-4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं कोई भी इशू के बिना, अगर आप उसको छोड़ नहीं देते खुला, और आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्री टी एलिजिबल सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आप लोग नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक ही रहने दीजिएगा। एक्चुअली मैं क्या कहता हूँ, आप सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप AWS के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है आपके पास, तो आप इन सबको छोड़ दीजिएगा। इनको छेड़खानी करने से कुछ ख़राब हो सकता है या फिर कुछ वियर्ड सा हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे, और फिर ऐड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, 8 GB है, ये इनफ है। फिर हम लोग और आगे जाएंगे, टैग्स को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब सिक्योरिटी ग्रुप्स में हम लोग थोड़ा सा कन्फिग्रेशन करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ हम लोग क्या कन्फिग्रेशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो टाइप है उसको यहाँ पे SSH से ऑल ट्रैफिक कर देंगे,
तो हम लोग उसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं और सोर्स को यहाँ कस्टम से कहीं एनीवेयर भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें क्या अलाउ करता है, ये हमें ये अलाउ करता है कि हम अपने इंस्टेंस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक कंसर्न आती है, वो एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो किसी को अपना आईपी दिखाइएगा नहीं। और जनरली अगर आप थोड़ा सा और कंसर्न है तो आप इसको ऑल ट्रैफिक से ऑल टीसीपी कर सकते हैं, और एनी सोर्स से आप अपना खुद का आईपी चूज कर सकते हैं या कोई कस्टम आईपी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऑल टीसीपी छोड़ देता हूँ और सोर्स को एनीवेयर कर देता हूँ। तो आप क्रिएट कर देंगे, ठीक है, इस सिक्योरिटी ग्रुप को, और हम लोग रिव्यू और लॉन्च करेंगे। और रिव्यू और लॉन्च में आप लोग अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि ये सारी आपकी डिटेल्स हैं कि नहीं, और अगर आप संतुष्ट हैं तो आप जाके लॉन्च कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे जाके इनको एडिट कर सकते हैं, पीछे जाने की जरूरत नहीं। तो लॉन्च कीजिए। अब लॉन्च करने पे वो क्या होगा कि वो आपसे एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की के बारे में बात करेगा, और आपको जो प्राइवेट की वो देगा, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी प्राइवेट की है तो आप उसको चूज करके लॉन्च कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो वर्चुअल मशीन लॉन्च कर रहे हैं उसको एक्सेस करना होगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग एक प्राइवेट की का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे पास बहुत सारी कीज हैं ऑलरेडी, पर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग एक अपनी की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर पे, और क्रिएट अ न्यू की पेयर पे सिलेक्ट करूंगा। अब मैं की पेयर नाम को दूंगा कुछ रेलेवेंट नाम, यस ये रेलेवेंट नाम है, और फिर मैं यहाँ पे डाउनलोड की पेयर पे क्लिक कर दूंगा। वो मेरी की पेयर को डाउनलोड कर देगा। आप देख सकते हैं एक .pem फाइल है, वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी आपके ब्राउजर में जब ये फिनिश हो जाएगा प्रोसेसिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो की है वो .pem फाइल वो डाउनलोड हो गई है। तो बढ़िया, चलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे फिर लॉन्च इंस्टेंसेस कर देंगे। ठीक है, तो वो मेरी इंस्टेंस को लॉन्च कर रहा है, बेसिकली मेरा वर्चुअल मशीन। अब हम लोग व्यू इंस्टेंसेस पे क्लिक कर सकते हैं। अब व्यू इंस्टेंस पे क्लिक करके वो हमें बेसिकली दिखाएगा हमारी कौन कौन सी इंस्टेंसेस चल रही हैं और उनकी डिटेल्स दिखाएगा, इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस टाइप, अवेलेबिलिटी जोन, इंस्टेंस स्टेट, स्टेटस चेक्स, अलार्म स्टेटस। ठीक है, तो अभी राइट ना उसका इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग है, हम लोग को वेट करना जब तक वो रन नहीं हो जाता और यहाँ पे सारे स्टेटस चेक्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो क्या करें, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप उसका नाम बदल सकते हैं। आप कुछ रेलेवेंट नाम दीजिए, जैसे कि हम लोग डॉकर के लिए वीएम चालू कर रहे हैं तो मैं यहाँ डॉकर वीएम लिख दूंगा। ठीक है, ओके। और एक और चीज़, आप इस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक डीएनएस से या फिर आपके पब्लिक आईपी से, या बेसिकली यही तरीके। अब क्या है कि अब हमें इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है। तो दोस्तों, इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए हमें एक टर्मिनल की जरूरत रहेगी और एक एसएसएच क्लाइंट की जरूरत रहेगी, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ एसएसएच करके जा सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो आप AWS का खुद यूज कर सकते हैं जो ऑप्शन अवेलेबल है, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक एक्सटर्नल SSH क्लाइंट यूज करें, या फिर अगर आप SSHing के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो आप अपने कोई भी टर्मिनल के सिस्टम पे उससे कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग SSH क्लाइंट को डाउनलोड करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक है, वो है पुटी टूल करके। जो पुटी है वो हमारा एक SSH क्लाइंट है जो हमें अलाउ करता है हमारे वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करने के लिए टर्मिनल्स की मदद से। तो क्या करते हैं, चलिए